हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे के सभी एग्जाम और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 17 को आज सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लेवल की और एसएससी और रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है पेपर जो है ये सेट किया गया है। ओके, चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार से गन्ने का संबंध गुड़ से है, उसी प्रकार नारियल का संबंध किससे होगा। आप एक बात बताओ, जो गन्ना है, गन्ने के पेड़ से गन्ने को निचोड़ने के बाद यानी गन्ने का प्रोडक्ट ही गुड़ होता है। तो जब नारियल का प्रोडक्ट क्या होगा, तो नारियल के पेड़ की अगर बात करें तो नारियल के पेड़ से आप देखते हो कि दो प्रकार के नारियल निकलते हैं। एक तो जटा वाला नारियल निकलता है जिसमें पानी होता है, और एक सूखा नारियल होता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नारियल के पेड़ का, तो नारियल की जटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगी। ओके, आप दूसरे ऑप्शन को देखो तो देखो, फल तो किसी भी पेड़ से निकलता है। जो सफ़ेद है, नारियल सफ़ेद हो जरूर होता है, लेकिन सफ़ेद थोड़ी ना निकलेगा, और समुद्र तट ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हमसे कि उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे समझिए। यहाँ पे जो त्रिभुज दिया हुआ है हमें, ये पहला वाला जो ये त्रिभुज है, ये फर्स्ट नंबर का, इसके बराबर में आप जानते हो क्या दिया हुआ है, इसके बराबर में a² प्लस b पे 4 और प्लस c पे 6 इसके बराबर दिया हुआ है। पहले वाले त्रिभुज के बराबर दिया हुआ है a² प्लस b पे 4 और प्लस c पे 6 जो है इसके बराबर है। तो हमें पता करना है कि दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर में क्या आएगा। अब आप समझो कि a² प्लस b पे 4 और प्लस c पे 6 इस त्रिभुज को सॉल्व करने के बाद बराबर कैसे आया। तो आप देखिए, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे a, इस वाले त्रिभुज में a है और सिर्फ एक वृत्त है, यहाँ पे b है और दो वृत्त है, यहाँ पे c है और तीन वृत्त है। हमें ये बराबर लाना है इस त्रिभुज के, ठीक। हमें इतना जो है इस त्रिभुज के अंदर के जो नंबर्स है उनको सॉल्व करके लाना है। ओके, समझिए। यहाँ देखिए, अगर हम a दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है और फिर c दिया हुआ है, एक तो चीज़ हमने समझा, ठीक है। प्लस है तो चलिए हम प्लस करते हैं। अब देखो, स्क्वायर में है, 4 में है और 6 में है, तो हम इन सब का जो है पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। हमने इनका स्क्वायर भी कर लिया। अब देखो आप, अब इतना लाने के लिए क्या करना होगा हमें, तो a² में एक वृत्त है तो इंटू 1 कर दिया स्क्वायर में, b² में दो वृत्त है तो इंटू 2 कर दिया स्क्वायर में, और c² में तीन वृत्त है तो यहाँ पे c में तीन वृत्त है तो इंटू 3 कर दिया स्क्वायर में। अब देखो आप, हुआ क्या, a² प्लस b पे पावर 4 और प्लस c पे पावर 6। देखिए आ गया नहीं इसके बराबर, इस वृत्त के बराबर ये वाली संख्या आ गई, ये दोनों बराबर होंगे। इसे सॉल्व करने पर हमने जो वृत्त के अंदर के गोले को सॉल्व किया तो ये जो है इसके बराबर ये आ गया हमारा, ठीक है। तो कैसे समझ में आया, समझ में आया कि जो अंदर के संख्या हैं, यहाँ पे तो नंबर्स दिया हुआ है, इन नंबर्स का स्क्वायर करके और जितने वृत्त हैं उसमें हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी प्रकार आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। अब तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। तो पहले हमें क्या करना है, 2 है, फिर 1 है और फिर 4 है। इनका हमें स्क्वायर इसका भी कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दो वाले वृत्त में कितने, दो वाले नंबर में कितने वृत्त है, तो दो वृत्त है, इंटू हमने 2 कर दिया जी, ठीक है, कर दिया। 1 वाले वृत्त में, 1 वाले में नंबर्स में कितने वृत्त हैं, तो 4 वृत्त है तो इंटू 4 कर दिया। और 4 वाले वृत्त नंबर्स में कितने वृत्त है, तो 3 वृत्त है, यहाँ पे हमने इंटू 3 कर दिया, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 हो गया यहाँ पे, प्लस 1 पे पावर 8 हो गया और प्लस 4 पे पावर कितना हो गया सर, 4 पे पावर 6 हो गया। अब इसे आप सॉल्व करो तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया, 2 के पावर 4 यहाँ से हमने 16 कर लिया। 1 की पावर 8 यहाँ पे 1 ही होगा, और 4 की पावर अगर 6 की आप बात करो तो देखो
4 का पावर क्यूब कितना होगा, तो 64, और 4 का पावर क्यूब 64, 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4096 यानी 4096, 4096 यहाँ से हमारा हो जाएगा 4096। ठीक है, अच्छा रुको आप थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको भी इजी हो जाएगा समझने में। ये तो समझ में आया ही होगा ना आप लोगों को, ये तो समझ में आया होगा। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्लस 4096, नहीं तो ये कट जाएगा फिर। ठीक है, 4096। अब आप इसे ऐड करो, ऐड करिएगा तो 4096, एक 4097 और 16 कितना हो जाएगा, अब बताओ कितना हो जाएगा, तो 4113 हो जाएगा। 411 और 3 यहाँ से ये सॉल्व हो गया, यानी कि इस वृत्त के बराबर क्या आ गया, तो इस वृत्त के बराबर आ गया हमारा 4113, 4113 इसे सॉल्व करने पे आ गया। समझ में आया। और दोस्तों देखिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है यहाँ पे सेट किया गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 45, 65, 90, 125 और 180 दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे जो आएगा ना वो हमें पता करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 45 है, फिर से 65 है, फिर से 90 है, 125 है और 180 है। अब देखिए हमें करना क्या होता है, जब संख्याएं अपने आप में पास पास में होती हैं ना तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। 45 और 20, 65 में डिफरेंस कितने का हुआ, तो ये हो गया 20 का डिफरेंस। अब देखो 65 और 90 में कितने का डिफरेंस हुआ, तो 65 और 20 85 और 25 90 हो गया, ये हमारा 25 का। यहाँ से अगर आप देखते हो तो कितने का हो गया, तो यहाँ पे हो गया 35 का डिफरेंस, 90 और 30 120 और 35 हो गया। 125 और 180 में आप बात करो तो यहाँ पे कितने का हो जाता है आपका, हाँ 55 का डिफरेंस यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। आगे हमें फाइंड आउट करना है, तो एक देखो यहाँ पे 20 है, फिर 25 है, फिर 35 है, फिर 55 है, यानी कि अगर आप एक बार फिर से इसे चेक करके देखिए, एक बार और डबल डिफरेंस का ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे देखो 25 और यहाँ पे फिर सीधे 10 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 20 बढ़ गया, तो 5 10 20, तो 55 के आगे फिर क्या बढ़ जाएगा, तो फिर 55 के आगे यहाँ पे 40 बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 40 बढ़ेगा। तो जब 40 बढ़ेगा तो 55 में 40, क्योंकि देखो आप समझ लीजिए अच्छे से, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में फिर 10 जोड़ा 35, 35 में फिर 20 जोड़ा तो 55, और 55 में फिर 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 95, 95 हो गया। अब समझिए यहाँ पे 45 में 20 जोड़ के 65 आया, 65 में 25 जोड़ के 90 आया, 90 में 35 जोड़ के 125 आया, 125 में 55 जोड़ा तो 180 आया, और 180 में फिर हमें कितना जोड़ना है, तो 180 में हमें 95 जोड़ना है, और 180 में अगर आप 95 ऐड करते हो ना तो कितना हो जाएगा आपका 75, हाँ 275 यहाँ से हो जाएगा, 275 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 275, 275 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 275, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इजी है दोस्तों, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा, क्योंकि जब आप इसे निकालोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि संख्याएँ कैसे बढ़ रही हैं। ये तो आपको समझाने के लिए अच्छे से बताया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डायरी को जो है FLF XF लिखते हैं और रेडी को ये लिखते हैं, तो एरर को क्या लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो देखते हैं पहले पैटर्न यहाँ पे कैसे इसने सेट किया हुआ है। ठीक है, देखिए डायरी है DIAR और Y, डायरी को क्या लिखा है उसने FLF X और F लिखा है। ठीक है, अब दूसरा हमें जो पता करना है वो भी उतारो आप, साथ में ही इसको सॉल्व करते हैं, झमेला ही ख़त्म, ERROR। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। ओके, अब देखो D से F
डी से क्या आया है, एफ आया है, तो डी से एफ कितने बार में जाएगा, डी से एफ दो, अगर हम दो अल्फ़ाबेट आगे बढ़ते हैं तो डी से एफ आ जाएगा। +2 करो आप, +2 किया, ठीक है। अब देखो आई से एल बना है, जे के एल, +3 करेंगे अगर हम यहाँ पे, अगर हम +3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आई में अगर +3 करते हैं तो एल आ जाएगा। ए से एफ देखो, तो ए से अगर एफ जाओगे ना आप तो कितना हो जाएगा, BCDEF, यानी कि +5 यहाँ पे करने, फिर इस अल्फ़ाबेट में +5 करेंगे तो एफ आएगा। अब आर से एक्स में अगर आप देखते हो दोस्तों, तो देखो आर तो +6 पे जाएगा, ये पक्का, ये +6 पे आर में अगर +6 करते हैं तो हमारा एक्स हो जाएगा। और उसी तरह अगर वाई में +7 करके आप देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। यानी कि पहले संख्या जो पहला हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें +2 का ऐड है, जो दूसरी अल्फ़ाबेट है आई उसमें +3 ऐड है, 4 गायब किया है, 5 6 7 किया है। क्यों किया है, एक चीज़ समझो आप, इसमें इसलिए क्या है कि अगर मान लो एग्जाम में हमने 2 और 3 ऐड किया, पहले एग्जाम में देखा 2 और फिर 3, फिर हमने 4 5 6 किया और उसी आधार पे हम इसको 4 5 6 करके सॉल्व करेंगे, पता चलेगा कि हमारा गलत हो गया। तो इसलिए कम से कम 3 अंकों तक संख्याओं को चेक किया कीजिए, चाहे नंबर सीरीज का हो चाहे अल्फ़ाबेट में हो। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ई में +2 करो, EFG हुआ, चलिए +2 किया तो यहाँ पे जी हो गया, +2 हमने किया। यहाँ पे आर में +3 करके आप देखो, तो आर में +3 करते हो, RSTU हुआ। अब एक विचार मिलाओ कि जी और ई ऑप्शन में कहाँ है, तो जी और यू ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, सीधे बात है जी और यू यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए और आगे बढ़ जाएगी। पूरा सॉल्व करने की एग्जाम में क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें पैटर्न तो पता चल गया है ना जी, तो पूरा पूरा क्या टिक किए और निकल गए। हाँ तो अब देख लीजिए, वैसे यहाँ पे हमें समझना है, आर में अगर हम +5 करते हैं तो क्या होता है, आर में +5 करेंगे तो हमारा W हो जाएगा। ओ में वैसे ही +6 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ओ में +6 किया हम तो ओ में +6 किया तो हमारा हाँ यू हो गया, और आर में 7 किया तो कितना हो गया हमारा, वाई हो गया, यानी GUWUY। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सॉल्व कैसे करना है ये भी समझ में आया, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑप्शन देखिए उससे टिक कीजिए और निकल जाइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कह रहा है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां जो है दर्शाई गई हैं, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। यानी कि जो त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है इसके विपरीत में कौन सा फलक आएगा, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। करना कैसे है, अब देखो आप कि किसमें त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज यहाँ भी है, त्रिभुज यहाँ पे है, हाँ जी त्रिभुज यहाँ पे है, और त्रिभुज के विपरीत में लेना, यहाँ पे त्रिभुज है और तो पहला और दूसरा को अगर हम चेक करें, आप समझिएगा सॉल्व कैसे होता है। देखिए यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है और यहाँ भी वृत्त है, ये दोनों कॉमन हैं तो आप इन्हें काट दो सर, ये ख़त्म हो गए, इनका अब कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है और यहाँ पे आयत नहीं है, नहीं है यहाँ पे आयत, तो आप बताओ, तो फिर यहाँ पे 3 चीज़ें बच गई, यहाँ पे आयत दिया हुआ है, यहाँ पे आयत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक चीज़ करो आप इसे मिटा दीजिए, यहाँ पे आयत दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आयत नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, यहाँ भी स्टार कॉमन, ये भी चीज़ें कट गई, तो हमारे पास बचा क्या, तो बचने की अगर बात करो आप तो क्या क्या बचा, देखिए बचा हमारे पास एक तो त्रिभुज बच गया ट्रायंगल, और एक हमारे पास ये आयत बच गया। यानी कि हमसे यही पूछा था कि जब ये दोनों चीज़ें कट गई, वृत्त से वृत्त खत्म हो गया और स्टार से स्टार खत्म हो गया कॉमन में, तो बचने वालों में बचे क्या, तो बचे एक हमारे त्रिभुज बाबा और एक ही हो गए आयत बाबा। यानी कि त्रिभुज के विपरीत फलक में क्या आएंगे, तो त्रिभुज के विपरीत फलक में जो है वो आयत बाबा आ जाएंगे। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 जो है वो किसी प्रकार से संगत है, जो यहाँ पे एक असंगत है ना, उस असंगत का हमें चयन करना है। दिया हुआ है विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य। अब इसको सॉल्व करना इजी है, मैं आपको एक चीज़ छोटा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल से, आपको याद हो जाएगा। राम बड़ा आम
खाता है, राम जो है बड़ा आम खाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि विशेषण, क्रिया और संज्ञा। तो राम बड़ा आम खाता है, ये क्या है, एक वाक्य है, ये हमारा एक सेंटेंस है कि राम बड़ा आम खाता है। इस वाक्य में हमें संज्ञा भी है, यहाँ पे है, क्रिया भी है खाना, और विशेषण भी है बड़ा, है ना जी। यहाँ पे देखो राम संज्ञा हो जाएंगे, जो हमारी क्रिया है खाना ये होगी, और जो हमारा विशेषण है ये बड़ा हो गया। यानी कि एक वाक्य के अंदर आपको संज्ञा, क्रिया और विशेषण ये तीनों देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक वाक्य के अंदर। तो विशेषण उसी प्रकार विशेषण, क्रिया और संज्ञा एक वाक्य के अंदर आते हैं। ये तीनों वाक्य अलग है, जबकि विशेषण, क्रिया और संज्ञा ये अलग हैं, ये वाक्य के अंदर मिलते हैं। तो असंगत यहाँ से क्या है, तो असंगत की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से असंगत है, क्योंकि वाक्य में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ एक वाक्य में मिलती हैं। ओके, तो यहाँ से असंगत क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है, वाक्य। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रतिबिंब का क्वेश्चन है कि रेखा AB के संदर्भ में उपरोक्त आकृति की दर्पण छवि है। दर्पण छवि की बात करो तो देखो दर्पण कहाँ पे है, तो दोस्तों दर्पण जो है वो नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ है दर्पण और ऊपर कोई वस्तु रखी गई है, तो वो वस्तु क्या होगी, अब सीधे उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब कि जो ये त्रिभुज है, जो ये तीर का निशान दिया हुआ है ना, ये तीर का निशान अपने ही स्थान पे ऐसे नीचे की तरफ होने वाला है। ये ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ, ये छोटा वाला भी ऐसे हो जाएगा, बड़ा वाला भी है। तो ऐसा कौन सा है जो अपने ही स्थान के नीचे हो गया है, तो देखो आप यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है, लेकिन ये बाएं दूसरे साइड में यहाँ पे बिल्कुल है, ये अपने स्थान पे ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ख़त्म काम। और ये तो है जैसे है वैसे रहेगा ही यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये अपने स्थान पे जो है नीचे की तरफ जो है जो फिगर है ना वो घूम गई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है ना वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। जब नीचे की तरफ दिया हुआ है, और एक बात आप समझो या समझिए पहले, अगर बी हम नीचे की तरफ दर्पण है और कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, तो जब दर्पण लगाएंगे ना तो वही चीज़ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ओके, नीचे दिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए इसे हम बाद में करते हैं, पहले आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, यदि शब्द लैमिनेट के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहने वाली है। एक मिनट दोस्तों रुक जाओ आप। कह रहा है कि यदि लैमिनेट के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो लैमिनेट दिया हुआ है LAMEN और T, लैमिनेट दिया हुआ है। अब इसे हमें अल्फ़ाबेट के, जैसे अल्फ़ाबेट के नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स नहीं, जैसे अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं उसके अनुसार हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या आ जाएगा, A आ जाएगा इस संख्या में। A के बाद अब देखो तो यहाँ पे E है, फिर E आ गया। E के बाद हमारा अगर बात करें तो हाँ L हो जाएगा, L के बाद M हो जाएगा, M के बाद N हो जाएगा, N के बाद तो T बचा ही। तो कह रहा है कि स्थिति कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अपरिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बचा हमारा एक तो N अपरिवर्तित है, एक T अपरिवर्तित है, इधर EM ML है। हाँ ठीक है, यानी कि दो अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान जो है यहाँ से अपरिवर्तित जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर है। दो आकृति हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप समझो 22 है, 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इन तीन को, इसको और इसको सॉल्व करके जो है 22 आया होगा। उसी प्रकार 34, 16 और 40 को हल करके 10 आया होगा। तो उसी प्रकार 28, 20 और 43 को हल करके हमें यहाँ पे जो संख्या आएगी फाइंड आउट करना है। पहले आप समझो
कि हाँ देखिए, ये तो एक क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आपके माइंड को चेक करेगा कि आपने कितनी जल्दी क्या कैच किया है। अब मैं आपको जल्दी बताता हूँ। अब देखो 40 और 30 ऐड करो तो 70, 70 में से 12 को अगर घटाओगे तो कितना होगा? होगा नहीं। 70 में से अगर 12 आप घटाते हो तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 22 है। ठीक है, ये ना हुआ। अगर एक हम काम करें कि 40 को और 12 को ऐड करें तो 40 और 12 कितना होता है? 52। और 52 में से अगर 30 को घटा दे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इन दो संख्याओं को ऐड करके इसको माइनस कर दे तो हो जाएगा 22 आ रहा है। चलिए इस पैटर्न को भी चेक कर लें। 34 और 16 ऐड करो तो 34 और 16 कितना हो गया? 50। और 50 में से 40 को घटाओ तो 10 आ रहा है जी, ये भी आ रहा है। तब सीधी सी बात है, जब दोनों पैटर्न यहाँ पे सेट हो गए तो ये भी हो जाएगा। यानी कि 28 और 20 को आप ऐड करो और माइनस 43 करो तो 28 और 20 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 28 और 20 हो गया हमारा 48, 48। और 48 में से आप 43 को अगर माइनस करते हो तो 5 आता है जी। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आने वाला है? तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम 5 रख देंगे। 5 क्या रख देंगे? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हम 5 रख देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से बिल्कुल बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति दी हुई है और पूछ रहा है हमें कि ये प्रश्न आकृति जो है इन चारों जो ये प्रश्न आकृति दी हुई है। ठीक है, और इन चारों ऑप्शन का प्रयोग करके ना, इन चारों उत्तर आकृतियों का प्रयोग करके हम ये प्रश्न आकृति बनानी है। यानी कि किन ऑप्शनों का प्रयोग करके ये प्रश्न आकृति बनाया जा सकता है। तो आप अगर आराम से देखो तो पहले बात करें तो पहले तो यही यूज हो जाएगा हमारा बी वाला, क्योंकि ये दिया हुआ है। ऐसे देखो आप, बी का तो यूज होना ही है, तो बी तो यूज होगा ही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, तो कौन सी आकृति यहाँ पे और आएगी इसको लगाने के लिए? अब देखो, उसके बाद हमारा ए आएगा, क्योंकि ये जो ऐसे दिया हुआ है दोनों तरफ से, इसका भी यूज करेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और आप देखो और कोई हिस्सा लगेगा? ये वाला यहाँ पे लगेगा ना जी, ये क्यों लगेगा? इसमें ऐसी कोई काम ही नहीं है। और जो नीचे ऐसे दिया हुआ है इसका भी कोई काम नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर उत्तर आकृति ए और उत्तर आकृति बी का यूज करके जो है ना, इन दोनों का यूज करके हम ये जो है संख्या बना सकते हैं। यानी कि कौन कौन सा उत्तर ए और बी कौन किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा दिया हुआ है। देखिए आप, पहले हमें ये चाहिए, ये हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये चाहिए तो ये भी हमें दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, ये दोनों का यूज करके हम इस उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है कि कृतिका दक्षिण दिशा की ओर, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कृतिका जो है दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है। कृतिका किसकी तरफ चलती है? तो कृतिका दक्षिण की तरफ, दक्षिण। चलिए कृतिका को हम दक्षिण चलाते हैं, ये उसका दक्षिण की तरफ कितना चली है? 6 मीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं यानी कि कृतिका इधर मुड़ेगी, ये दक्षिण की तरफ चली, फिर दाएं मुड़ती है और 6 मीटर फिर चलती है। चलिए इधर आई और 6 मीटर फिर चली, उधर से आएगी तो उसका दायां इधर ही होगा। ठीक है, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है, फिर वह 6 मीटर मुड़ती है, 6 मीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि उसे ऊपर लेना पड़ेगा हमें। देखो आप, कृतिका जो है दक्षिण की तरफ चलती है 6 मीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ी ऐसे, और फिर 6 मीटर चलती है। ठीक है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, ऐसे मुड़ती है बाईं ओर और 5 मीटर चलती है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि कैसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ेगी और 5 मीटर चलती है। ये तो बराबर हो गई जी, यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब इसको दूसरे, हाँ
देखो आप यहाँ से चली और फिर यहाँ पे आकर सट गई हो, क्योंकि 5 ये भी है तो 5 ये भी होगा, 5 मीटर चलती है। पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। भाई सीधी सी बात है, उत्तर की तरफ है। ऐसे चलना प्रारंभ की, ऐसे आके मुड़ रही है, तो उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, उत्तर की तरफ। समझ में आया होगा आपको, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए इसमें देर नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कमल को याद है कि उसका जो जन्मदिन है। देखिए कमल के अनुसार उसका जो जन्मदिन है ना, कब है? कमल के अनुसार उसका जो जन्मदिन है अप्रैल से पहले, 24 अप्रैल से पहले। अच्छा, कमल के अनुसार कमल कहता है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, और जबकि कमल की माता जी हैं, कमल की माता कहती हैं कि उसका जो जन्मदिन है वो 22 अप्रैल के बाद है। तो 22 अप्रैल के बाद, समझिए यहाँ कोई बहुत हवा सा नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। इतना आपको करना भी नहीं है, आपको समझाने के लिए कि जब कमल के अनुसार कमल का जन्मदिन जो है वो 24 अप्रैल से पहले है, 24 से पहले है, और माता के अनुसार कब है? माता के अनुसार 22 के बाद है। तो देखो 22 के बाद कौन सा आता है? 23, और 23 के बाद कौन सा आता है? 24। तो कमल के अनुसार, रुको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से। 24, सॉरी 1 मिनट, 22, 23 और 24। देखिए कमल कहता है कि उसका जन्मदिन जो है 24 से पहले है, और माता कहती है कि 22 के बाद है। तो 22 के बाद आया 23, और 24 से पहले क्या आया? फिर भी 24 के पहले भी 23 आया, और 22 के बाद भी 23 आया। तो कमल का जन्मदिन कब होगा? तो 23 को होगा। इजी सा है। ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिए और निकल जाइए। समझ लिया अच्छे से, इसमें इतना संशय करने वाला, इतना टाइम लगाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। अब समझिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे करके, समझिए मज़ा आने वाला है। रोहन जो है वो सुमित का भाई है। रोहन को देखो आप, जो रोहन है वो किसका भाई है? तो रोहन जो है वो सुमित का भाई है। रोहन जो है वो सुमित का भाई है, ठीक है। रोहन और सुमित भाई हैं दोनों। ओके जी। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजीत की शादी किससे करना चाहता है? तो ये शादी करना चाहता है किससे? सुजाता से। सब पे ही हैं यहाँ। ये सुजाता से शादी करना चाहता है, ठीक है। अच्छा रुको, आपको थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो, समझ में ना आए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैरिड कपल है, इनके लिए इसलिए दोनों तरफ का तीर है। ये भाई हैं तो इसके लिए इनके तरफ कोई तीर नहीं है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता जो है हरिचंदन की बेटी है। सुजाता किसकी बेटी है? तो हरिचंद्र की बेटी है। कौन? सुजाता। अच्छा, सुजाता जो है वो हरिचंद्र की बेटी है, ठीक है। इसके फादर हैं हम, ओके, फादर हैं, इसलिए एक तरफ तीर है, ओके। रोहन जो है सुनीता को तलाक देना चाहता है। रोहन यानी कि रोहन की बीवी कौन है यहाँ पे? सुनीता है। सुनीता, रोहन जो है वो सुनीता को तलाक देना चाहता है। अब देखिए ये बन गया रोहन और सुमित। रोहन और सुमित ये दोनों भाई हैं। सुजाता और सुनीता, ये सुजाता है और सुनीता है, ठीक है। और सुजाता और सुनीता कह रहे हैं कि बहनें हैं। ये दोनों, सुजाता और सुनीता ये दोनों बहनें हैं। और क्या है? ये सुजाता जो है हरिचंद्र की बेटी है। तो कह रहा है कि हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है? अब देखिए, हरिचंद्र की ही बेटी सुजाता है और सुनीता है, और इन्हीं दोनों बेटियों से दोनों भाइयों का शादी हुआ है। तो हरिचंद्र का रोहन से, तो रोहन से क्या संबंध है? तो रोहन के क्या लगेंगे? रोहन के ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब क्या चाहिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भागा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए
24, डी का मान क्या है, डी का अर्थ है भागा 8, ए का अर्थ है +12, सी का अर्थ है गुणे 4 और बी का अर्थ है -6। आप इसे कट करो, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 8 3 के 24, ठीक है। यहाँ से ये 3 हो गया और यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये हुआ 48 और -6, ठीक है। 48 में से 6 माइनस किया कितना हुआ 42 और 3 कितना हुआ 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा और जल्दी से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। 45 यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 55 यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ज़्यादा समय नहीं लेना यहाँ पे क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि x का स्थान कौन सा होगा। देखिए एक कथन दिया हुआ है, हमें प्रश्न है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में x का स्थान कौन सा है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें जो है 2 कथन दिए हुए हैं और ये हमें ज्ञात करना है कि किस कथन से जो है इसका आंसर जो है वो निकल जाएगा। ये यानी कि सिर्फ इसका यूज करके इसका 40 व्यक्तियों की पंक्ति में x का स्थान क्या है इसका आंसर निकल जाएगा या सिर्फ दूसरे का यूज करके निकल जाएगा। अब समझिए, कह रहा है कि x के आगे 16 व्यक्ति हैं, x है, x के आगे जो है वह 16 व्यक्ति हैं, x के आगे 16 व्यक्ति हैं पहले से हुआ, और ये कह रहा है कि x के पीछे जो है वो 23 व्यक्ति हैं दूसरे ऑप्शन से। तो x के आगे 16 व्यक्ति हैं। समझिए आप कि अगर x के आगे 16 व्यक्ति हैं तो x का स्थान क्या होगा। तो x के आगे 16 है, x के आगे 16 हैं तो और एक x खुद है तो x का स्थान 17वां यहाँ पे होगा। पक्का एकदम समझ में आया। देखो x के आगे 16 हैं तो टोटल उस लाइन में कितने व्यक्ति होंगे x को लेकर 17, तो x 17वें नंबर पे होगा। उसी प्रकार x के पीछे 27 लोग हैं, x के पीछे 27 लोग हैं, जब x के 27 नहीं 23 हैं, अरे यार ये मैंने क्या किया, x के पीछे 23 लोग हैं, x के पीछे 23 लोग हैं वो यानी कि x जहाँ पे खड़ा है और उसके बाद जो है और 23 लोग हैं, तो x का स्थान क्या होगा। तो उस पंक्ति में x और 23 को लेकर टोटल कितने होंगे 24 होंगे, तो x का स्थान कौन सा होगा, तो x का स्थान यहाँ पे 24वां होगा। समझ में आया आपको। तो यानी कि इससे भी निकल जा रहा है हमारा, इससे भी समझ में आ रहा है कि x का स्थान 17वां है, इससे समझ में आ रहा है x का स्थान 24 है। यानी कि दोनों जो कथन है ना इसका आंसर देने के लिए वो क्या कहते हैं ये इसका आंसर देने के लिए दोनों लोग जो है ना कन्फर्म है, दोनों लोग ये दोनों ऑप्शन से इसका आंसर जो है आ सकता है। यानी कि कथन एक और कथन दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, या तो कथन अकेला या तो अकेला कथन एक या अकेला कथन दो पर्याप्त है। देखिए सही बात है, दोनों एक साथ नहीं, या तो अकेला कथन एक या अकेला कथन दो पर्याप्त है। अकेले के लिए दोनों दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इस ऑप्शन इस कथन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं 17 और इस कथन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं 24। ओके चलिए कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अच्छा, स्तनधारी, उभयचर और कछुआ। अच्छा, कछुआ है, उभयचर है और स्तनधारी है। अगर उभयचर की बात करूं, अगर ये उभयचर है तो उभयचर के अंदर क्या आ जाएगा, कछुआ भी तो उभयचर ही होता है ना। ये अगर उभयचर को दर्शाता है, उभयचर को ये वाला पॉइंट, तो जो हमारा ये हरा वाला है ये कछुए को दर्शा देगा, ये कछुआ है। हाँ जी पक्का सही बात है कि उभयचर के अंदर ही कछुआ थे। कछुआ जल में भी और स्थल दोनों पे चल सकता है, और जो स्तनधारी है, जो स्तनधारी है वो इससे अलग हो जाएगा। यहाँ पे इन दो का संबंध एक साथ है, उभयचर का और कछुए का, तो उभयचर और कछुए को हमने एक साथ ले लिया और स्तनधारी जो है वो इस ग्राफ से अलग है, तो ये हो गया। यानी कि इस ये जैसे ऐसा ग्राफ अगर कहीं पे है इस प्रकार का तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ये, हाँ जी है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
ये त्रिभुज दे दिया है, यानी कि दो एक में और एक अलग, आप इसको ऐसे त्रिभुज भी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि उभयचर कछुआ, ये उभयचर कछुआ और ये स्तनधारी तीनों दो एक में है और एक अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। हकीकत है, सब लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। अब इसके लिए तर्क क्या पड़ रहा है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। अब इसके दो तर्क दिए हुए हैं कि बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये स्वस्थ जीवन शैली का एक तर्क हो सकता है ना, कि अगर हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है तो हम जैविक खेती का यूज करें, ताकि जो उससे खाद्य उत्पन्न होगा, जो पदार्थ उत्पन्न होगा खाद्य पदार्थ, वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो ये तो सही लग रहा है इसका तर्क। दूसरा तर्क देख लेते हैं, लोग घर पर खाना पकाने और उसे खाने को पहले से अधिक तरजीह दे रहे हैं। कोई भी सोच रहा है कि जो बाहर के खाने होते हैं वो ज़्यादा ऑयली होते हैं, ज़्यादा मसाले वाले होते हैं, जो घर पे खाने होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये भी सही है, ये स्वस्थ होने का एक तर्क है, यानी कि दोनों सही है। कथन एक और कथन दो दोनों जो है ये कथन तर्क का समर्थन करते हैं, यानी कि एक और दो दोनों कथन का समर्थन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ए ये जो है अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। जो वृत्त है हमारा सी, वो चीनी लोगों को दर्शाता है। अच्छा, वृत्त जो है चीनी लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है के कोरिया बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज कहाँ है? अच्छा, चतुर्भुज है। हाँ, चतुर्भुज जो है वो कोरियाई बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। और आयत जो है डी है वो डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। यानी देखिए चारों दिया हुआ है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऊपर दी आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा ठीक है, चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं। चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं। यार चीनी बोलने वाले डच बोलने वाले तो बिल्कुल अलग अलग है, ये गलत हो गया। चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलते हैं। चीनी बोलने वाले और कोरियाई बोलने वाले नहीं, सभी लोग नहीं बोलते हैं। सिर्फ चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरिया नहीं, चीनी और कोरियाई सिर्फ इतना ही आएगा, तो ये भी गलत है, काटो इसको। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलते हैं। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलते हैं, नहीं, सिर्फ इतने लोग डच बोलने वाले सिर्फ इतने लोग कोरियाई बोलते हैं, ये भी गलत है। करेक्ट, चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी बोलते हैं। चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी बोलते हैं। हाँ जी, ये अरबी, ये पूरा हिस्सा आ रहा है अरब में, तो चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी बोलते हैं। सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि सभी चीते बांदर हैं। सभी चीते जो हैं वो क्या हैं? बंदर हैं। सभी बंदर भालू हैं। सभी बंदर जो हैं क्या हैं? वो भालू हैं। सॉरी, भालू है, भालू हैं। और सभी भालू जंगल है। अच्छा, सभी भालू जो हैं क्या हैं? वो जंगल में रहते हैं। सभी भालू जंगल है। चलिए, ये दो डायग्राम बन गया और इजी सा है भाई, एकदम बहुत ही इजी है। चीते, बंदर, भालू और जंगल। कह रहा है कि पहला देखिए कि कुछ जंगल चीते हैं, कुछ जंगल जो हैं चीते हैं, बिल्कुल है। जब एक बात समझो, कुछ जंगल चीते हैं, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे ना, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे ना, तो कुछ वाला हिस्सा चल जाएगा। लेकिन अगर यही पूछा होता कि सभी जंगल चीते हैं तो नहीं चलता, कुछ चल ऊपर से नीचे तरफ कुछ ही चलेगा, तो यानी ये सही है। सभी बंदर चीते हैं, जब सभी बंदर चीते हैं, सभी बंदर देखिए फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सभी नहीं होगा, कुछ वाला ही होगा, तो ये गलत है। करेक्ट, कोई बंदर चीता नहीं, कोई भी बंदर जो है वो चीता नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ बंदर तो चीता है ही और सभी चीते बंदर है, तो ये भी गलत है। यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही है। कहाँ है? केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ओके, अच्छा, एंड हो गया सेशन का। ओके दोस्तों, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए
और हाँ, रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग का एक विशेष पैटर्न और जो लेवल होगा ना, एकदम जो एक फिक्स लेवल है वो यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। ठीक है, आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए, देखिए और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ 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 आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको न समझ में आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।